हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये 26वां वीडियो है और इस वीडियो में हम सीएसएस के फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे। अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रेमवर्क क्या होता है। देखिए, फ्रेमवर्क पहले से लिखे हुए कोड्स का एक सेट होता है जो हमको किसी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में सपोर्ट यानी मदद प्रदान करता है। तो अगर आप कोई वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें पहले से कोड्स हमको लिखा हुआ है और हम उस कोड्स को क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लें ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कम समय में कंप्लीट हो जाए और हमको ज़्यादा समय और ज़्यादा मेहनत ना लगे। तो आप फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं। W3.CSS फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि काफ़ी इजी है यूज़ करना और आपके ओ लेवल के सिलेबस में आपको वही फ्रेमवर्क सीखना है। तो इस वीडियो में मैं उसी फ्रेमवर्क के बारे में आपको सारी डिटेल्स दूंगा। ठीक है, फ्रेमवर्क के फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, किसी भी सही फ्रेमवर्क का उपयोग करके आप अपना जो कीमती समय है और जो एफर्ट्स है उसको आप बचा सकते हैं, जो कि काफ़ी टाइम अगर किसी प्रोजेक्ट पे लगता है तो फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप अपने टाइम को और जो मेहनत है उसको आप कम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क्स प्रोग्रामर्स को ये अनुमति देते हैं कि जो कोड के जो लंबे लंबे लाइंस होते हैं उनको आपको कम लिखना पड़े, क्योंकि अधिकतर कोड्स क्या होते हैं उस फ्रेमवर्क में पहले से मौजूद होते हैं। तो आपको बार बार उसी कोड्स को रिपीट नहीं करना होता है, आपको लिखना नहीं पड़ता है। वो सारे कोड्स जो आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होता है वो सभी कोड्स उसमें लिखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, दे प्रोवाइड कोड दैट यू जस्ट डोंट नीड टू राइट फ्रॉम स्क्रैच एवरी टाइम। उसमें ऐसे कोड्स होते हैं जिन्हें आप हर बार उन्हें शुरू से लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी पैराग्राफ को, किसी हेडिंग को या किसी टेबल को स्टाइल करना है तो उसमें पहले से स्टाइलिंग्स मौजूद होते हैं। आपको जैसा भी आपके टेबल को या इमेज को, पैराग्राफ को स्टाइल करना होता है, आप बस बेसिक सिंटेक्स को लिखकर ही आप अपने लेआउट को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। W3.CSS है क्या? W3.CSS एक CSS का फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो ये जो फ्रेमवर्क है इसमें CSS की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं। ये मॉडर्न, रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क है। मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है, रिस्पॉन्सिव मतलब वो छोटे डिवाइसेस और बड़े डिवाइसेस दोनों पे अच्छे से सपोर्ट करता है। मोबाइल फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क मतलब मेनली जो डिज़ाइन किया जाता है वो मुख्य रूप से मोबाइल को ध्यान में रख के किया जाता है। इसमें सभी ब्राउज़र्स जैसे कि क्रोम या फिर जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का एज है वो सभी ब्राउज़र्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, सभी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। ये सिर्फ सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है, इसमें कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड मौजूद नहीं होता है। ये पूरे तरीके से फ्री है, कोई लाइसेंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये तेज है, छोटा है और उपयोग करने में बहुत ही आसान है। ठीक है, तो जो कोड आपको सीएसएस में लंबे लंबे कोड्स लिखने पड़ते हैं, इसमें आपको ज़्यादा लंबे कोड्स की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे से बेसिक से सिंटेक्स को यूज़ करेंगे और आपका सेम आउटपुट आएगा और बहुत ही बेहतर आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में ऑप्शंस में ये सभी पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ओ लेवल के पेपर में खासकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम समझते हैं कि आप अपने HTML में इस फ्रेमवर्क को कैसे लिंक करेंगे, क्या कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये फ्रेमवर्क यूज़ करना है तो आपको क्या करना है, जो W3.CSS का जो लिंक है आपको अपने वेब पेज में जोड़ना है। इसके लिए आपको लिंक टैग लगाना होता है। REL एट्रीब्यूट में स्टाइल शीट लिखना है। HREF एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो आपको वो CSS वाली फाइल का जो लिंक है उस फाइल को आपको कनेक्ट करना है। फिर इससे क्या होगा, आप जब भी अपने वेब पेज को ब्राउज़र पर रन करेंगे, ऑनलाइन रन करना पड़ेगा। तो ये जो तरीका है ये ऑनलाइन के लिए है, कंप्यूटर नेट से कनेक्ट होना चाहिए इस तरीके को यूज़ करने के लिए। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं W3.CSS वाली फ़ाइल को। ठीक है, ये फ़ाइल जो डाउनलोड आप करेंगे वो .css में होना चाहिए क्योंकि CSS की फ़ाइल है। और आपको अपने HTML से लिंक करना है, इस तरह से लिंक टैग लगाना है। REL में स्टाइल शीट लिखना है और HREF में उस फाइल का नाम लिखना है जो आपने इस वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन मोड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पूरा लिंक देना पड़ेगा।
अगर आप ऑफलाइन मोड में ट्रायल बेस या सिर्फ आप डेवलपमेंट बेस में चल रहे हैं, तो आपको इस फाइल डाउनलोड करके अपने एचटीएमएल से इस तरह से लिंक कर लेना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये कहाँ से आपको मिलेगा लिंक ऑनलाइन। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो ये वो वेबसाइट है, ये w3.css ट्यूटोरियल। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर वो लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं, यहीं से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अपने HTML वाली फाइल में हेड टैग के अंदर यहीं पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, w3.css वाली जो फाइल है ये HTML वाली फाइल से लिंक हो गया है। ठीक है, ये ऑनलाइन मोड में काम करेगा क्योंकि आपने पूरा लिंक दिया हुआ है, हमने अभी इसको डाउनलोड नहीं किया है। W3 में ढेर सारे क्लासेस बने होते हैं। अब देखिए इस फ्रेमवर्क की खास बात क्या है। इस फ्रेमवर्क की खास बात यह है कि इसमें ढेर सारे क्लासेस बने हुए हैं और आपको उन्हीं क्लासेस का यूज़ करना सीखना है। अब ये क्लासेस क्या होते हैं और इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसको हम पहले समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस लिंक को थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर देता हूँ, कट कर लेता हूँ स्पेस से। और यहाँ पे अगर मुझे इस पैराग्राफ को, मुझे टेक्स्ट कलर इसका रेड करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले स्टाइल टैग लगाऊंगा। स्टाइल टैग ये दर्शाता है कि आप CSS यूज़ करने वाले हैं, जो कि HTML के अंदर ही लिखा जा रहा है। फिर यहाँ पे आपको इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। पैराग्राफ एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर में हम सिर्फ एलिमेंट का नाम लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर उन सभी प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखते हैं जो इस पैराग्राफ पे लगाना है। मुझे इसका सिर्फ कलर चेंज करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर प्रॉपर्टी और इसका वैल्यू लिख देता हूँ रेड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका आउटपुट देखना है तो व्यू पे क्लिक करिए, करंट फाइल इन क्रोम। तो ये आउटपुट है, यहाँ पैराग्राफ आपको रेड दिख रहा होगा। अब फ्रेमवर्क की खास बात यह है कि इसमें ढेर सारे क्लासेस बने हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक क्लास का नाम, एक क्लास सेलेक्टर यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट रेड। ठीक है, क्लास सेलेक्टर को हम डॉट से दर्शाते हैं और फिर उसके बाद में आपको क्लास का नाम लिखना है और इसमें आप जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, कलर रेड। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक क्लास का नेम बनाया है टेक्स्ट रेड और ये क्लास सेलेक्टर है चूँकि डॉट से हम यूज़ कर रहे हैं। और ये क्लास करेगा क्या, इस क्लास का काम ये है कि जो भी टेक्स्ट कलर होगा वो रेड कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे पहले से CSS लिख देता हूँ और HTML में बाद में लिखता हूँ, तो क्या फ़ायदा होगा आपको, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग और मुझे अगर इस हेडिंग का कलर रेड करना है तो मुझे CSS लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। बस आपको करना क्या है, इस CSS को इस HTML के एलिमेंट से कनेक्ट करना है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देना है क्लास और इसकी वैल्यू में वही नाम रख दीजिए जो यहाँ पे बना हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट रेड। फाइल सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि ये हेडिंग का कलर भी रेड है। इन दोनों कोड्स में पहले अंतर आप समझ लीजिए। मैंने पहले पैराग्राफ लिखा था, CSS बाद में लिखा था, तब भी मेरा वर्क कर रहा है कोड। और मैंने CSS पहले लिखा, HTML बाद में लिखा, तब भी मेरा कोड वर्क कर रहा है। फ़ायदा इसमें ये होता है कि अगर CSS मैं ना लिखूं, किसी और ने लिखा हुआ है और मैं सिर्फ HTML लिखूं और मेरा सारा काम हो जाए, तो ये कितनी अच्छी बात है। मतलब CSS किसी ने और लिख के रखा हुआ है, मुझे सिर्फ HTML लिखना है, तो मेरा जो आधा वक्त है CSS लिखने का वो मेरा बच जाएगा। W3 फ्रेमवर्क में ढेर सारे क्लासेस बने हुए हैं। जिसने भी ये फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया है, बनाया है, उसने ढेर सारे क्लासेस के नाम पहले से बना के रखे हुए हैं। यानी हमारा CSS का काम किसी ने पहले से करके रखा हुआ है, हमको सिर्फ HTML यूज़ करना है और उस HTML के एलिमेंट्स को क्लास से कनेक्ट करना है और मेरा जो वेब पेज है वो पूरा स्टाइल हो जाएगा। तो यही इस फ्रेमवर्क की खास बात होती है कि CSS पहले से लिखा हुआ है, हमको सिर्फ HTML लिखने का वक्त देना है और हमारा वेब पेज पूरा डिज़ाइन हो जाएगा। सबसे पहले जो क्लास है इस फ्रेमवर्क में वो है कलर क्लास, और इस कलर क्लास को हम पहले इस वीडियो में समझेंगे। W3 डैश, इसको लिखने का जो तरीका है वो ऐसा ही है, आपको डैश लगाना है। आप W3 उस फ्रेमवर्क के नाम को दर्शाता है और यहाँ पे जो कलर मैंने रेड में लिखा है, यहाँ पे आप कलर का नेम लिखेंगे, जैसे रेड है या ब्लू है या ग्रीन है। ठीक है, आप वो नाम लिखेंगे कलर का
और W3 डैश ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। ये क्लास करता क्या, ये क्लास बैकग्राउंड कलर चेंज करता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। CSS इस फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे और HTML सिर्फ अपना लिखेंगे। तो इस फ्रेमवर्क को मैं पहले लिंक कर देता हूँ, यहाँ से मैं अपना CSS हटा दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे उस फ्रेमवर्क वाले लिंक को यूज़ कर रहा हूँ। तो अब अगर मुझे इस हेडिंग का कलर चेंज करना है तो मुझे सिर्फ क्लास के नाम लिखने हैं और मुझे यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। पहले मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है W3 डैश रेड। तो W3 डैश कलर का नाम, अगर आप ऐसा क्लास लिखते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। फाइल को सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, देख पा रहे हैं आप बैकग्राउंड कलर इस एलिमेंट का रेड हो गया है। तो ये जो क्लास है ये बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए है और ये वाला जो क्लास है ये टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए है। आपको लिखना कैसे है, ये क्लास का नाम है तो आपको क्लास एट्रीब्यूट तो लिखना ही लिखना है। फिर आपको ये पूरा नेम लिखना है W3 डैश टेक्स्ट डैश, अभी जो रेड कलर में है यहाँ पे आपको कलर का नाम लिखना है, ठीक है। लाइन डुप्लीकेट कर दीजिए और मैं यहाँ पे इस क्लास का नेम रख देता हूँ W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर। तो इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर रेड किया है और इसमें मैंने टेक्स्ट कलर रेड किया है। आउटपुट देखिए इसका, ठीक है। ये टेक्स्ट कलर रेड है और ये बैकग्राउंड कलर रेड है। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी क्लास हम किस लिए यूज़ करते हैं। अगला क्लास का नाम है W3 डैश होवर डैश कलर। ये किसी भी बैकग्राउंड के होवर कलर को सेट करता है। होवर कलर का मतलब किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब माउस पॉइंटर आता है तो उस एलिमेंट की जो स्टेट होती है, अवस्था होती है, वो होवर स्टेट होता है। मतलब ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि किसी एलिमेंट के ऊपर माउस आया है। तो उस अवस्था में या उस स्टेट में उस एलिमेंट का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, मतलब हमेशा नहीं चेंज रहेगा, जब माउस उसके ऊपर आएगा तब चेंज होगा। तो ऐसे कलर को सेट करने के लिए आपको होवर यूज़ करना है और ये बैकग्राउंड के लिए है। अगर आप लिखते हैं होवर टेक्स्ट कलर तो ये टेक्स्ट कलर के लिए है। करके देखते हैं इसको कोड में। आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है होवर डैश रेड और यहाँ पे आपको लिख देना है होवर। फाइल को सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो देखिए अभी कलर चेंज नहीं है, जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर आता हूँ, माउस पॉइंटर, तब इसका कलर चेंज होता है। यहाँ पे आपको होवर टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ पे 2 डैश लग गया है, मैं इसको सेव कर देता हूँ सिंगल डैश से। और इसका आउटपुट देखिए आप, जब मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर आता हूँ तो इसका जो कलर है वो रेड होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं होवर कलर। कंटेनर क्लास क्या होता है, कंटेनर क्लास का उपयोग हम किसी भी कंटेनर एलिमेंट्स के लिए करते हैं। कंटेनर एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर सीधे कंटेंट नहीं होता है, उनके अंदर पहले हम किसी और एलिमेंट को रखते हैं, तब उनके अंदर हम कंटेंट रखते हैं, ठीक है। तो कंटेनर एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर किसी और एलिमेंट्स को हम रखते हैं, ठीक है, और इनको हम क्लोज और ओपन अलग अलग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई हेडर टैग है तो हेडर टैग के अंदर हमारा सबसे पहले तो हेडिंग होता है, फिर कोई लोगो हो सकता है, लोगो के लिए हम इमेज टैग लगाते हैं, ठीक है, या कोई और टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, तो हम पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा ये जो हेडर टैग है इसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स हैं, हेडिंग, इमेज, पैराग्राफ। तो इसको हम कंटेनर कहते हैं। तो कंटेनर के लिए हमारे पास जो क्लास है वो W3 डैश कंटेनर है। कंटेनर क्लास की एक खास बात होती है और वो खास बात ये है कि इनमें 16 पिक्सल का लेफ्ट और राइट पैडिंग ऐड रहता है। पैडिंग का मतलब अगर किसी एलिमेंट के अंदर उसके बॉर्डर से लेकर कंटेंट तक, बॉर्डर से कंटेंट तक का जो स्पेस होता है इसको हम कहते हैं पैडिंग, ठीक है। और इसमें W3 कंटेनर क्लास में 16 पिक्सल का लेफ्ट और 16 पिक्सल का राइट पैडिंग होता है। ऊपर नीचे कोई पैडिंग आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यानी जो स्पेस होगा वो आपको लेफ्ट और राइट में मिलेगा, ऊपर नीचे स्पेस नहीं मिलेगा। ये वैल्यू मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। करके देखते हैं इसको कोड में। जैसे अभी आप इस हेडिंग को ध्यान से देखिए, तो इस हेडिंग को जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो किनारा है और जो हेडिंग का एच है उसके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको, इस H2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, यहाँ पे लिख दीजिए div, ठीक है। अब जो ये div यहाँ पे बंद हो गया है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे बंद कर देता हूँ।
और इस div के अंदर मैं क्लास का नाम लिख देता हूँ w3 कंटेनर। फाइल को सेव करके वेब पेज का आउटपुट देखिए। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक खाली स्पेस दिख रहा होगा। ये जो खाली स्पेस है ये उसी पैडिंग की वजह से है, क्योंकि वो लेफ्ट और राइट आपको थोड़ा थोड़ा सा स्पेस दिखाई देगा। यहाँ पर भी इसके लास्ट में भी आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा और इसके स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा। ये स्पेस उसी कंटेनर एलिमेंट की वजह से ही आया है। ठीक है, तो कंटेनर एलिमेंट्स के अंदर कंटेंट को अच्छे से दिखाने के लिए हमको इस कंटेनर क्लास का यूज़ करना पड़ता है। ऐसे एक क्लास होता है पैनल क्लास, और जो पैनल क्लास का उपयोग होता है या यूज़ होता है वो हम नोट्स के लिए या अलर्ट्स के लिए या कोई कोटेशन मार्क्स के लिए दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कोटेशन लिखना है, ठीक है, तो इस कोटेशन को दिखाने के लिए भी आप पैनल का यूज़ कर सकते हैं। या कोई आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि आप ऐसा काम वेबसाइट पे मत करिएगा, या आप पासवर्ड शेयर नहीं करिए, ओटीपी शेयर नहीं करिए, तो अलर्ट्स ऐसे दिखाने के लिए भी आप पैनल क्लास यूज़ कर सकते हैं। या आपको कोई नोट्स दिखाना है, जैसे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट या कोई सजेशंस यूज़र के लिए, तो उसके लिए भी आपको पैनल क्लास यूज़ करना है। पैनल के अंदर हम डायरेक्ट कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और मैं इसी को क्लास के अंदर लिख देता हूँ w3 पैनल। फाइल सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो ये जो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है ये एक पैनल की तरह दिख रहा है। और पैनल की खास बात ये होती है कि इसमें आपको ऊपर और नीचे, यहाँ देखिए 16 पिक्सल ऊपर और नीचे का मार्जिन होता है और 16 पिक्सल का लेफ्ट और राइट पैडिंग होता है। मार्जिन क्या होता है? एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के बीच का जो गैप होता है, ये गैप, इसको हम कहते हैं मार्जिन। यानी दोनों एलिमेंट एक दूसरे से दूर रहेंगे, इनके बॉर्डर्स जो हैं वो चिपकेंगे नहीं। और लेफ्ट और राइट पैडिंग का मतलब इसके इधर और इधर आपको गैप दिखेगा बाकी एलिमेंट से। अगर बाकी एलिमेंट हैं तो, या कोई आपका पेज का बॉर्डर है तो बॉर्डर के बीच में आपको गैप दिखेगा। जैसे अभी इससे पहले दिख रहा था पैडिंग का, ऐसे आपको गैप दिखेगा। ये वैल्यूज याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में थोड़ा जानना है तो यहाँ पे देखिए कैसे दिख रहा है। ये पैनल है 1 नंबर और ये पैनल है 2 नंबर। इनके बीच में आपको गैप दिख रहा होगा। जबकि कंटेनर में क्या होता है, ये मार्जिन नहीं होता है। पैनल में मार्जिन होता है, कंटेनर में मार्जिन नहीं होता है। तो कंटेनर आपको ऐसे दोनों जॉइंट दिखेंगे, जबकि पैनल आपको ऐसे दूर दूर गैप में दिखेगा। तो ये दोनों अंतर होता है पैनल और कंटेनर में। ठीक है, इसमें भी आपको अंतर क्लियर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कंटेनर और पैनल में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको सेम डिफरेंस आपको सामने दिख रहा होगा कि पैनल और कंटेनर में क्या अंतर है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।